धनंजय मुंडे इस वक्त शपथ ग्रहण करने के बाद तस्वीरें आप उनकी देख सकते हैं। धनंजय मुंडे ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं और उनके साथ छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, ये तमाम एनसीपी के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। संजय निरुपम एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी बगावत पर? ये निश्चित तौर पर जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन क्योंकि बीजेपी एक अरसे से कोशिश कर रही थी कि एमबीओ को तोड़ा जाए, एमबीओ को तो नहीं तोड़ पाए। हाँ, एमबीए की पार्टियों को तोड़ने में उनको कामयाबी मिल रही है। पहले शिवसेना को एक पूरी तरह से तोड़ा उन्होंने, अब वो एनसीपी को तोड़ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा एक जो महत्वपूर्ण बात वो समझ में आ रही है कि एनसीपी के अंदर एक अंदरूनी एक खलबली सी मची हुई थी और अजीत पवार बार बार ये मैसेज दे रहे थे कि वो बहुत संतुष्ट नहीं है। तो ये एनसीपी का अंदरूनी मामला था। पवार साहब को एनसीपी नहीं, लेकिन संजय जी, इससे बड़ी टूट क्या होगी कि पूरी शिवसेना छिटक कर उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे के पास चली जाती है। अब पूरी एनसीपी ऐसा लग रहा है कि छिटक कर अजीत पवार के पास चली गई है, शरद पवार से। हाँ, शरद पवार एक मजबूत नेता हैं और उन्होंने अभी हाल ही में यह साबित किया था अपने जीतने के बाद कि एनसीपी पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है जी। लेकिन ऐसे में अगर एनसीपी के बहुत बड़े बड़े नेता सब अजीत पवार के साथ अगर छूट के जा रहे हैं तो बीजेपी जो बार बार ईडी और सीबीआई के डर से लोगों को डराती रह रही है, मुझे ऐसा लगता है सारे बड़े नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में थे और उस दबाव की वजह से वो बीजेपी के पास गए हैं या फिर एनसीपी छोड़ करके सरकार में शामिल होने गए, ऐसा एक अंदाज लगा सकता हूं। चलिए, हालांकि बड़ी हैरत होती है जब आप ये कहते हैं कि सारे के सारे बड़े नेता इतने दबाव में थे, ईडी और सीबीआई का डर था सबको। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी हमसे बातचीत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इस बीच हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, ये जो तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि प्रफुल्ल पटेल, जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें बहुत सारे राज्यों का भी जिम्मा सौंपा गया, वो भी इस बैठक में वो भी राजभवन में मौजूद थे अजीत पवार के साथ। ये एक बहुत बड़ी झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए शरद पवार को, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि विपक्षी एकता की जो बैठक पटना में हुई थी उसमें भी प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात के संकेत पहले से मिल रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था शरद पवार ने अपनी बिटिया सुप्रिया सुले के साथ, लेकिन उनके रिश्ते छगन भुजबल और आपको बताऊं कि अजीत पवार से भी बहुत अच्छे रहे हैं। और माहौल देखकर और किसका पलड़ा इस वक्त भारी है उस हिसाब से वो अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए अभी कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अजीत पवार ने बगावत करके वो शामिल हो गए हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होगा? मैं अभी एक नागालैंड के फार्मूला का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक हैं और 7 बीजेपी वाली सरकार में शामिल हैं। तो वहां शरद पवार ने कहा था कि ये विधायकों का फैसला है। महाराष्ट्र के मामले को लेकर शरद पवार क्या कहते हैं, वो पुणे में है, थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे। सुप्रिया सुले उनके पास पहुंच रही हैं, उस पर भी नजर होगी। लेकिन पंकज, आपको क्या लगता है, ये जो निर्दलीय विधायक रवि राणा ने जो दावा किया है कि अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ये खबर सही है या फिर 30 विधायकों के समर्थन के साथ एनसीपी के नए मुखिया होंगे अब अजीत पवार? देखिए, एनसीपी के सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है कि रवि राणा ने जो बयान दिया है या उनका दावा है, ऐसा अभी सामने नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना की गुट से निकलकर अलग पार्टी बनाई और फिर मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरीके से अजीत पवार भी अलग निकले हैं। वो अपनी पार्टी को बनाए रखेंगे, क्योंकि अब असली मुद्दा जो होगा कि एनसीपी पर और उसके चुनाव निशान एनसीपी पार्टी किसके पास रहेगी, वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि अजीत पवार एनसीपी को बनाए रखना चाहते हैं, उस पार्टी को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी शरद पवार की पार्टी में इसे बड़ी टूट ही माना जाए, ये निश्चित तौर पर नजर आता है। अजीत पवार ने एक बार फिर बगावत की है पंकज, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि आखिर इस बगावत का एहसास शरद पवार को क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये बात तो लगातार कही जा रही थी कि अब अजीत पवार ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए, ये समझना मुश्किल है, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। हालांकि 2-3 दिनों से संकेत मिल रहे थे समीर, जब देखिए कहा था अजीत पवार ने कि अगर नेता बनाना है, अध्यक्ष बनाना है, कार्यवाहक, तो किसी ओबीसी चेहरे को बनाना चाहिए। उन्होंने छगन भुजबल का नाम आगे कर दिया था। वो पिछले उनके बयानों को देखे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन अभी देखना यह होगा, जैसा मैंने नागालैंड फार्मूला का जिक्र किया, क्या महाराष्ट्र को लेकर शरद पवार भी उसी
तर्ज पर, उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे पार्टी को बचाने के लिए, कि आप विधायक उधर चले गए हैं, पार्टी अलग है? क्या ऐसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पंकज, ये कहानी आखिर कब से लिखी जा रही थी? क्योंकि आप देखिए बहुत स्ट्रेटेजिकली सब कुछ हुआ है। 30 विधायकों को पहले अपने गुट में शामिल करते हैं अजीत पवार, ये जानते हुए कि दल बदल कानून लागू नहीं होगा, और उसके बाद ये बड़ा फैसला लेते हैं कि अब शिंदे सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए, ये बात कोई आज की अचानक से घटनाक्रम हो गया और राजभवन में एनसीपी के विधायक पहुंच गए वहां पर और 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। इससे पहले से इसकी भूमिका बन रही थी, बीजेपी की अपनी बैठक चल रही थी, एकनाथ शिंदे को भी इसमें शामिल किया गया था, दिल्ली पार्टी नेतृत्व बीजेपी का वो भी इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि शरद पवार को सुनना पड़ेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि उनका स्टैंड क्या है। लेकिन ये खिचड़ी पक रही थी और पहले से इस बात के संकेत मिल रहे थे। कब तारीख इसकी तय होगी, ये फैसला हुआ था कि आज अचानक से ऐसा हुआ नहीं, इसके पीछे रणनीति बन रही थी, सब कुछ तय हो रहा था। मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार को इस बात का इल्म नहीं रहा होगा, क्योंकि 2019 में भी जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अचानक से सवेरे मंत्रिमंडल गठन को लेकर चले गए थे, राजभवन शपथ ले लिया था, बाद में इस बात का खुलासा किया शरद पवार ने कि उन्हें इस बात की जानकारी थी।